चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं हम। बहुपद के शून्यकों का योग करणी 2 व शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न वही है, प्रश्न को लिखने का तरीका अलग है। यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि शून्यकों का योग करणी 2 व शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। बाकी हमने पिछले प्रश्नों में देखा था कि उन्होंने लिखा था शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः x y इस प्रकार से लिख देते थे वो, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो हमको हल करने में और थोड़ी सुविधा हो चुकी है। अब यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या लिख दें हम, ये दिया है करणी 2 लिख देना है। अब यहाँ हम लिखते हैं शून्यकों का योग ऋण b/a बराबर, इसको हम कर देते हैं करणी 2/1 ऐसा, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको b ऐसा, यहाँ ऋण नहीं चाहिए तो ये ऋण कहाँ चले जाएंगे, इनके पास, करणी 2/1 ये हो गया। अब दूसरी शर्त, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, 1/3 तो गुणनफल में हम क्या लिखेंगे c/a बराबर 1/3। अब देखते हैं इसमें कुछ, इस प्रश्न में कुछ नई चीज़ आई है, हमें तो दिख रही है, अब आप लोग भी देखने का प्रयास करें। देखें यहाँ a कितना है, 1 है, a 1 है और यहाँ क्या है, a 3 है। अब किसी एक चीज़ के दो मान तो होंगे नहीं, a 1 है या 3 है, दो में से कोई एक होगा। तो छोटे नंबर को हम गुणा करके आसानी से बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ क्या है, 3 है, बड़ा नंबर हमारा 3 है, तो ये हमारा यहाँ 1 की जगह 3 हो जाए तो गणित में इसके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, इसलिए हमने जगह छोड़ के थोड़ा रखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा, 3 एकम 3। अब गुणा किया है यहाँ से भाग, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुणा। ये देखिए अब बराबर सही करके लिख देंगे हम, ऋण ये ऐसा पहले लिखेंगे परिमेय संख्या को और अपरिमेय को पीछे कर देते हैं। ये तरीके हैं गणित में लिखने के, ये इस प्रकार से, और 3 एकम 3। यदि आप इस 3 को यहाँ लिखेंगे तो वो अस्पष्ट रहेगा। ये देखो, अब कोई समझेगा इसको कि करणी 2 3 है, या कोई इसको और ऐसा कर दिया तो करणी 23 हो गया, तो ये स्पष्ट नहीं होता है। तो जो करणी की चीज़ है वो करणी में रहे, और 3 जो है हमारा परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय आगे अपरिमेय पीछे, इस तरीके से लिखने से और थोड़ा हमारा स्पष्टता रहती है। अब देखें आप इसको देख लें अब आप, अब इसका a 3 आ गया, इसका ये 3 है ही पहले से, तो इसी को देख के तो हमने इसको 3 बनाने का प्रयास किया था। तो गणित में हम इस तरीके से, ये छोटा नंबर था हमारा 1 में 2 का गुणा करते तो 2 आता, 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 ही क्यों, क्योंकि हमें 3 की आवश्यकता है, इसलिए हमने 3 का गुणा किया। तो 3 का गुणा और 3 का भाग, ये देखें अपन एक तरीके से, तो ये नंबर इस नंबर से कट जाएगा, इस राशि में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तो इससे हमें तुलना करने पर अब हमको a के ये वैल्यू बता देना है, b की बता देना है और c। तो a बराबर देखिए अब आप स्पष्ट हो गया कितना है, 3। b बराबर देखिए अब आप, ये b है, b को यहाँ से देखें आप, ऋण 3 करणी 2 और c
1, है ना। सी हो गया आपका इस तरीके से 1। अब हम जैसे अन्य प्रश्नों में करते आए हैं वैसे ही करेंगे। अतः अभीष्ट बहुपद क्या लिखेंगे हम, के लिखते हुए, और अब देखें पहले ए को लिखना है तो ए हो गया हमारा 3, इसके साथ फिर क्या ले आना है, घात 2, एक्स की घात 2। फिर बी धन का है पर यहाँ ये क्या है, ऋण का है तो ऋण, इस पूरे को लिखें 3 करनी 2, और इसके साथ चर कौन रहेगा, एक्स, और सी लिखना है धन 1, और अंत में लिख देना है कि एक वास्तविक संख्या है, कि एक वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किए जाते हैं, एक कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम उन्हें सीखने का प्रयास किया। और एक प्रश्न और लेते हैं हम, ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1/4 ऋण 1 है। अब इस प्रश्न की भाषा अलग है ना, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब पहले योग है फिर उसके बाद गुणनफल है। तो हमारा तरीका वही रहेगा जो हम पिछले प्रश्नों में करते आए हैं, उसी तरीके से लिखेंगे हम शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। फिर इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ऋण b/a बराबर 1/4। और क्या कर सकते हैं, अब हम b को धनात्मक बना लें तो ये ऋण को हम यहाँ कर दें, तो b/a बराबर ऋण 1/4। ये अब अगली कंडीशन में चलते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल। 2 ही तो कंडीशन है, एक शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, ऋण 1। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये तो पता है हमें क्या होता है, c/a बराबर ऋण 1 बटे में क्या लिख सकते हैं हम, 1। अब थोड़ी सी कंडीशन पे है, पहली कंडीशन में a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4। दूसरी कंडीशन में a क्या दिख रहा है, 1। फिर यहाँ पर असमानता नज़र आ रही है, तो इस असमानता को हम समानता बनाने का प्रयास करेंगे। a दिया है 1, यहाँ a है 4, तो हम इसमें करेंगे जो काम करना है, क्योंकि हम 1 को 4 बनाएंगे, जैसे पिछले प्रश्न में हमने 1 को 3 बनाया था। अर्थात क्या करना है, हमें 4 का गुणा कर देना है और 4 का भाग दे देना, ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देख लें आप इसको, और यहाँ लिख दें बढ़िया से, 4 एकम 4, काय के ऋण है, बटे 4 एकम 4। अब लिखते हैं हम तुलना करने पर a बराबर, देखें अब a क्या हो जाएगा, देखिए आप, a बराबर 4 हो गया बराबर, तो हम यहाँ लिख देंगे a बराबर 4। अब b के लिए देखें आप, तो b देखो, b सीधे देखना है, यहाँ b के सामने कौन है, ऋण 1, तो b बराबर ऋण 1। और c देख लें आप,
सी के सामने भी है, यहाँ पर भी ऋण 4 है, ऋण 4। अतः अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद मतलब जो चाहा गया है, उसके लिए इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अभीष्ट बहुपद के हम लिखेंगे, और सबसे पहले किसको लिखना है? ए कितना है? 4। 4 लिखिए। कोई एक चर रख लीजिए, तो चर हम जनरली एक्स को रखते हैं, एक्स घात 2 रखेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है ना, स्पष्ट लिखा है ना, द्विघात बहुपद, तो घात 2 रखेंगे। फिर बी, अब धन का नहीं आएगा, यहाँ ऋण है तो ऋण लगाएंगे, एक को लिखते नहीं हैं तो घात 2 है, अब घात 1 आएगी यहाँ से एक्स। फिर सी ऋण का, ये देखिए आप, तो ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद जो हमें ज्ञात करना था। इन 2 शर्तों की सहायता से हम ए बी सी के मान ज्ञात कर लेते हैं, और जो हमारा मानक रूप है ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी द्विघात बहुपद का मानक रूप, इसमें ए की जगह में ए रख देते हैं, बी की जगह में बी रख देते हैं, और सी की जगह में सी रख देते हैं, और हमें इस प्रकार से बहुपद प्राप्त हो जाता है।